सी डी। टी। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको, इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, और अगर ये इक्विलिब्रियम है, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा उतना ही क्या जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर बैकवर्ड जाएगा तो के इक्विलिब्रियम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऊपर में कितना लिखेंगे, प्रोडक्ट, तो सी, और नीचे में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। डी। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और नीचे में क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, आज क्लास नहीं है क्या, आज क्लास है, आप लिंक से ज्वाइन कर जाइए। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से ये जो है ना डब्बा, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम। हाँ, एक्टिव मास कह देते हैं। अब ये एक्टिव मास क्या होता है, अगर मैं एक्टिव मास के बारे में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसी की जगह पे हम लोग ऊपर में क्या लिख देते हैं, एक्टिव मास इक्वल टू, एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, या बेसिकली हम लोग कह दें कि मोल बाय वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एक्टिव मास कह देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। ठीक है, अब यहां से ये तुम सीख गए, वही कहता है एक्टिव मास, द एक्टिव टर्म या द टर्म एक्टिव मास मीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कोई, क्योंकि ये क्या है, ऊपर में मोल है नीचे में लीटर है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका यूनिट जो है मोल पर लीटर। क्या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन या जो है कंसंट्रेशन कहते हैं। इन केस अगर वो प्रेशर होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लिक्विड, और लिक्विड के लिए तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, लेकिन अगर जो गैस के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार जो है लिखा जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्टिव मास कह देते हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग एक्टिव मास के बारे में जो है समझ गए होंगे। ओके, एक्टिव मास इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इनक्लोजिंग रिएक्टेंट ब्रैकेट, यानी कि जो है स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं। ये फॉर्मूला कैसा है, आप सभी को पता है कि अगर मैं लिखूं मोल, मैंने अभी आपको बताया एक्टिव मास बराबर क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड। एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अगर मैं मोल को क्या लिख सकता हूं, आप सभी को मोल कॉन्सेप्ट में लिखा था, गिवन मास मोलर मास। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास। ओके। जस्ट 1 मिनट में ग्रुप में मैसेज टाइप कर देता हूं कि नीड टू है ना,
ओके, ठीक है। अब हम जो है बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि मोल का जो फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, ओके। अगर जो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और आपको पता है कि मैं मोल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, और इसी चीज को ना गिवन मास को छोटी या डब्ल्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे मोलर मास के लिए कैपिटल एम लिख सकते हैं। ओके, क्या नाम है आपका जो क्लास में है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। एक बार रेज हैंड कर दीजिए। अच्छा, मेरी वॉइस ही नहीं जा पा रही है। कोई बच्चा टाइप लिख दे ग्रुप में, मतलब चैट बॉक्स में, कि जो है जिनको वॉइस नहीं जा रही है एक बार चैट में जो है लिख दे या हैंड रेज कर दे, प्लीज थोड़ा सा कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, अगर जो गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि इसकी जगह पे हमने W/m और नीचे में वॉल्यूम है तो V लिख दिए। ओके, अगर आपने लीटर में लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया इसको ml में लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/m इंटू V, और ये किस में है, ml में, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000 से जो है डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 1000। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव मास को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन भी आएगा कि हम किस प्रकार से एक्टिव मास को निकाल सकते हैं। ध्यान देना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि एक्टिव मास किसके लिए निकालना है। सॉलिड के लिए हमेशा एक्टिव मास जो है यूनिट लेना। सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना हो जाएगा, यूनिट। यूनिटी का मतलब क्या हो जाता है, 1। सॉलिड अगर जब आपको दिख जाए तो उसका जो यूनिट मास लीजिएगा वो हमेशा क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा। ठीक है, अगर सर कट कट के आवाज आ रही है, आप एक बार लेफ्ट करके जो है ज्वाइन कर जाइए तो आपको सही से आवाज आने लगेगी। ठीक है, जो भी है, एक मिनट, क्या नाम है उन बच्चे का, पीयूष भारद्वाज, आप ना एक बार जो है, थैंक यू अक्षरा, जो, हाँ ठीक है, आप लेफ्ट करके वापस जो है क्या कर जाए, जुड़ जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉलिड के लिए जो है एक्टिव मास वो यूनिटी के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर प्योर लिक्विड होगा तो भी हम लोग क्या लेंगे, प्योर लिक्विड होगा तो भी हम लोग क्या ले लेंगे, एक्टिव मास जो है यूनिटी ले लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन में जो है क्या करेगा, फंसा देगा। तो ही कहता है द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट क्वांटिटी। वही कहता है द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। सॉलिड कैसा भी हो उसके लिए आपको क्या लेना है। हाँ जी वरुण बोलिए। सर इसका कैसे पता चलेगा अभी यूनिटी हमें कैसे निकालनी है सर? यूनिटी का सर मतलब 1 होता है। अगर कहीं दिख जाए, जैसे मान लो कि आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ए सॉलिड, बी गैस, और यहां से आपका सी गैस बन रहा है। अब मुझे बताओ, सॉलिड आ गया तो इसकी जगह पे जो पावर, इसकी जो वैल्यू है 1 लेना, या इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन ए की जगह पे हमने क्या कहा, सॉलिड है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही चीज कहता है अगर प्योर लिक्विड हुआ। अब प्योर लिक्विड कैसा है मतलब समझने का, ये तो मेरे ख्याल से सॉलिड वाला तो केस आपको समझ में आ गया होगा। ये सर अगर ओके, ना एक के आगे अगर सर 2 या 3 लगा तो सर उसको कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 3 सॉलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितने भी सॉलिड है सब जगह पे क्या लगा दीजिएगा, 1 लगा दीजिएगा। अगर प्योर लिक्विड, हाँ जी सर अगर 3
होगा सर ए के आगे, और सर फिर इसको कैसे करेंगे? अब जैसे कह रहे हो कि सर ये ऐसा होता तो क्या करते, ये कह रहे हो? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए की जगह वन रखे, ए की पावर समथिंग कुछ भी हो तो क्या वैल्यू आएगा? ओके सर। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि प्योर, अगर जो सॉलिड किसी भी टाइप का हो तो उसके लिए वन लेना है। लेकिन अगर लिक्विड जहां पे प्योर केस हो, मैं आपको समझाऊंगा कि प्योर केस का मतलब क्या होता है। जैसे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ वही चीज पाया जा रहा हो, तब आपको क्या करना है, वहां पे वन ले लेना है। ठीक है। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये कैसा प्रॉपर्टीज होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाता है। आप सभी को पता होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हो जाते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं मास एंड अमाउंट ऑफ सैंपल पे। तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डू नॉट चेंज बिकॉज डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ना तो डेंसिटी चेंज होती है, ना ही उनकी मॉलिक्यूलर वेट चेंज होती है, और ना ही क्या होती है, कोई भी चीज जो है। बच्चे लोग मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि जिस कारण से हम लोग क्या लेते हैं, वन लेते हैं, बट इट डज नॉट अप्लाई फॉर गैसेस बिकॉज देम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ वेसल। ऐसा इसलिए नहीं करते गैस के साथ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि अगर आपने किसी, जैसे आप लोग स्प्रे खरीदते हो, उसको आपने क्या कर दिया, रूम में डाल दिया, तो वो रूम का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। पहले कितना छोटा सा वॉल्यूम था, लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको जितना वॉल्यूम को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे, उस पूरे कंटेनर को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो इसी, जस्ट वन मिनट, बार बार कॉल कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर जब भी आपके पास क्या हो जाए, सॉलिड और जो है इसके पास क्या हो जाए, अगर आपके पास प्योर लिक्विड हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी कि जो है यूनिटी ले सकते हैं। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस और जो लिक्विड है, इनकी जो प्योर अवस्था में होते हैं, डेंसिटी चेंज नहीं होती है, और जिस कारण से इनका जो है वॉल्यूम पर यूनिट चेंज नहीं हो पाता, और इसीलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, वन ले लेते हैं। ओके, ये बात समझ में। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने यही फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा था जब लिखा। अच्छा देखिए, आपको पता है डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं? यस सर। ओके, अगर जो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, तो क्या ये मास है और ये वॉल्यूम है? यस। और इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, रो लिख देते हैं। तो रो जैसे लिखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो, और मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा यहाँ पे, और इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है ml में कन्वर्ट करोगे तो रो इंटू mw इंटू 1000 हो जाएगा। आपके सामने कई बार ना एक्टिव मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी दे देता है, जानबूझ के वो वेट और वॉल्यूम नहीं देगा, और आपको क्या दे देगा, डेंसिटी दे देगा। तब आपको जो है क्या करना रहता है, निकालना रहता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, दो फॉर्मूले हो गए आपको निकालने का। पहला मोल बाय वॉल्यूम, दूसरा डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और सब्सटेंस जो भी है। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका एक्टिव मास निकालना है अमोनिया का, तो कि क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, तो कौन सा वाला लगेगा? आपको पता लग रहा होगा कौन सा वाला लग रहा होगा? हाँ, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको मोल दिया हुआ है क्या? नो सर। नहीं, निकाल सकते आप हाँ निकाल सकते, वेरी गुड।
आपको मास ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, मास ऑफ अमोनिया कितना दिया हुआ है? 8.5 वेरी गुड। और आपको मोलर मास कितना होता है अमोनिया का? 17। वेरी गुड। मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाता है? 17 ग्राम। ठीक है, तो क्या यहां से मोल निकाल सकते हैं? कहोगे बिल्कुल। 85 डिवाइडेड बाई 17, और इसको हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल। मोल आपके पास कितना? 0.5। वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 0.5 से 0.5 यानी कि कितना हो जाएगा? 1 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलिए, क्लियर है यस एक्टिव सर। मास? ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर। जिस मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं एक समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पे देखिए, ध्यान सुनिएगा। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने अलग अलग टाइप का गैस भर दिया, पूरा एकदम जो है फिक्स है, ठीक है। यह मैं आपको दिखाने के लिए इस प्रकार से कर भी देता हूं। ओके, अब मान लो कि ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, डी गैस है। जो टोटल प्रेशर होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। यस यस सर। और अगर मैं कहूं कि किसी एक का, उसको हम लोग क्या कह देंगे? पार्शियल। क्योंकि अगर जो चार से मिलके बन रहा होगा तो इसका अकेले का पार्शियल लग रहा होगा, इसका कुछ पार्शियल लग रहा होगा, यानी कि अकेले अकेले का। तो ए के द्वारा जो लगेगा, क्लास का लिंक सेंड कर दो। आज की क्लास ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगी क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वही चीज कहता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि अगर जैसे कि अभी मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैस होंगे। अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैस होंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन का प्रेशर, उसके बाद में हीलियम का प्रेशर, कार्बन का प्रेशर, इन सबको मिला के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा। तो वही चीज कहता है। पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। डाल्टन ने कहा कि अगर कोई कंटेनर है तो उसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, अगर जो तीन गैसेस है ए बी सी, तो इन तीनों के जो है प्रेशर के जो है क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात भी बहुत कोई सिंपल सी बात है। It is stated that total pressure of any gas is equal to the sum of partial pressure of each gas present in the mixture at constant temperature and volume. अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रखा तो जो होगा वो उसका वॉल्यूम, जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? सम के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम ना अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अगर मैंने क्या कहा कि भाई पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबका प्रेशर। अगर जहां हमने तीन गैस लिया तो पी ए प्लस पीबी इक्वल टू पीसी। बोलिए, ठीक है। अगर मैं प्रेशर यानी कि आइडियल गैस की इक्वेशन की बात करूं तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाता है? एनआरटी। एनआरटी हो जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे पीबी इक्वल टू एनआरटी, अगर मैं सबके लिए अलग अलग निकालूं, अगर जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं ए के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू एन आर टी, या मोल ऑफ ए, ये लिख सकते हैं। सर वॉल्यूम क्यों लिया? क्योंकि हो सकता है ना कि गैस का वॉल्यूम कुछ अलग होगा।
ठीक है, या हम लोग मान लेते हैं कि सबका जो है वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले लिया, पूरे कंटेनर में है, क्योंकि कंटेनर में जो है छाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए भी इक्वल टू एन आर टी। हमारी बुक ने इसको एन वन के टर्म में लिया है, ताकि कि बार बार जो लिखना ना पड़े, तो हम लोग भी एन वन के टर्म में या वन और टू के फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए इंटू वी क्या हो जाएगा, एन वन आर टी। इसका मतलब है ये जो प्रेशर है वो किसके लिए है, गैस ए के लिए। सिमिलरली अगर जब मैं पीबी निकालूं तो कितना हो जाएगा, एन टू आर टी। अगर मैं पीसी निकालूं तो कितना हो जाएगा, एन थ्री आर टी। बोलिए, जो टोटल प्रेशर होगा वो पीटी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। और पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जो है ये वाला जो है कह रहा है दिस इज द रॉन्ग लिंक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर हम अलग ही लिख में चले गए थे, आप नहीं थे वहाँ। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, पूरी क्लास आज की जो है बर्बाद हो गई है।
ठीक है, अब मुझे कोई बता देना, कोई एक मैसेज कर देना आप लोग जो किस लिंक से जो है ज्वाइन किए हैं, कोई मुझे भेज देंगे। क्या जो सर ने भेजा वही लिंक से ज्वाइन किए हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे तो आप लोग को बताना चाहिए ना कि सर पहले वाला ही लिंक सही है। आप लोग भी नहीं बताया और गलत हमने जो है भेज दिया और आप लोग भी मजे देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पीटीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमने क्या करा कि भाई इसी चीज को हमने जो है इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब क्या दिक्कत आ रहा है रे भाई? ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे पीटीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी जो है यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब यहां से हमने क्या करा कि मैंने जो है ना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में आपको मैं 12th क्लास के सॉल्यूशन में बताऊंगा कि जो डाल्टन्स ने क्या कहा था, मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलरली सब्सटेंस के और जो है टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यही चीज जो है यहाँ पे ड्राइव करते हैं। हमने क्या करा कि 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। 2 क्या है यहाँ पे पी ए इक्वल टू, और 1 क्या है टोटल प्रेशर। अगर जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। 2 की जगह पे हमारे पास क्या है, पी ए वी, और नीचे में क्या है 1, 1 क्या है पीटीवी। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए की जगह पे N1 RT, और नीचे में क्या हो जाएगा NT RT। ओके, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए वी इक्वल टू पीटीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा NT RT। ओके, हाँ जी बोलिए वरुण। तो इसको ऐसे क्यों लिखा है? किसको? तो जो आपने पीए ये एक्चुअल में आपको पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका है, क्योंकि हम जो है ना मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हम मोल निकाल सकते हैं तो मोल से के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि कंटेनर में हम जो है किसी पर्टिकुलर का जो है प्रेशर मेजर कर सके। तो वो कैसे पता लगेगा, अमाउंट ऑफ मोल पे, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मोल को निकालेंगे और मोल को निकालने पे जो है क्या करेगा, इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा कि इसी चीज को हम लोगों ने क्या करा, पी ए वी इक्वल टू क्या लिख दिया, पीटीवी। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि पी ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो है पी ए, और ये वी से तो वी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया। आर टी से ये आर टी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखिए, एन वन डिवाइडेड बाय एन टी इंटू क्या हो जाएगा पीटी, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, जिसका मोल निकालना है डिवाइडेड मोल ऑफ 1 + 2 + 3, और इसी चीज की जगह पे हमने क्या लिखा है, एंटी। बोलिए, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? और ये चीज जो बताता है, क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पीटी। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से बाकी सबका भी निकाल सकते हैं, पी ए पी बी पी सी पी टी। अगर मुझे पीबी निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। अगर जब पीसी निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 1 को। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि टोटल जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू हमने क्या लिखा था, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। और अभी आपको मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पीटी। सिमिलरली अगर जब मैं पीबी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगा, पीटी। सिमिलरली मैं पीसी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पीटी। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू क्या हो जाएगा, पीटी, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगा, पीटी, और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा।
ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से पीटी कॉमन ले लें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, और कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड का टोटल प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक दिया हुआ हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो वही कहता है सिंस द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, आपको मोल वहां पे मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि अगर कोई भी दिया रहे, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा, अगर जो 3 टर्म है तो बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू 1। वहां पे हमने 2 टर्म लिए थे, तो इसलिए 2 जो है 2 के एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू जो है 1 की थी। हमने कहा था कि अगर जो 4 टर्म होगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी जो है लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ मास एक्शन। ये जो दिया था ना, गुलबर्ग एंड वेगे ने दिया था। जो लॉज ऑफ मास एक्शन है, ये किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वेगे ने दिया था। क्या कहा था इन्होंने, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि जो रेट होगा ना, जैसे आपके लिए मैं लिखता हूं, मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, ए प्लस 2b इक्वल टू 3c प्लस 4d। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखा। आपको मैंने बताया था कि कैसे लिखना है हमें, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c ओके plus d हाँ, C raised to the power सी 3 टू द पावर हो जाएगा 4 3। to the power 3. वेरी गुड। D सी टू द पावर कितना हो जाएगा 3, 4 एंड डी की पावर कितना हो जाएगा 4 4. 4 हो जाएगा, ओके। और ए टू द पावर कितना हो जाएगा 1, 1. और बी टू द पावर कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, ओके। वही कहता है इज स्टेट रेट केमिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। यानी कि जो प्रोडक्ट का जो है वो एक्टिव मास के बराबर हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट के। और जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, पावर के रूप में जो है लिख देंगे, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक 3 4 5 जो भी होता। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यही चीज जो है उन्होंने 2 स्टेप में लिखा। कैसे लिखा, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने फॉरवर्ड के डायरेक्शन में लिखा। सबसे पहले के एफ, अगर जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सी टू द पावर 3 के इक्वल टू के एफ, या मैं इसको थोड़ा 2 स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में लिखता हूं। के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सी टू द पावर 3 एंड डी टू द पावर 4 हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, के एफ सी टू द पावर 3 एंड डी टू द पावर कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता तो मैं डायरेक्ट लिख दूं के इक्वल टू के बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं, 2 ओके सॉरी, के टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहां लिखूं तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आपका जो है प्रोडक्ट। अब या चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि हम दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का केस है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि के बी इक्वल टू के एफ, ठीक है। यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। या हम यहाँ पे फॉरवर्ड लिख देते हैं या बैकवर्ड, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि के एफ जो है मिल जाएगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, और ये कैसा हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इक्वल इक्विलिब्रियम है, तो जितना वैल्यू के बी का होगा उतना ही वैल्यू के एफ का होगा रिएक्शन में। अगर जब बराबर होगा तो के एफ और के बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखिए, के बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 2 इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एफ सी टू द पावर 3 एंड डी टू द पावर क्या हो जाएगा 4, ओके। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि के बी डिवाइडेड बाई के एफ कर लेते हैं, ठीक है। के बी हमारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से हमने जब लिखा तो क्या हो जाएगा, सी टू द पावर 3
एंड डी टू द पावर क्या हो जाएगा 4 एंड ए टू द पावर कितना हो जाएगा 1 एंड बी टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सर आपने जब के बी दिया था सर, ए और बी टू दी पावर 2 है सर, उसको ऊपर क्यों नहीं देंगे? किसको? सर जब आपने के बी की वैल्यू लिखी है सर, ए टू पावर 1 और सर बी टू पावर 2, तो सर उसको सी सर ऐसे क्यों लिखेंगे सर? सर ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे सर इसको? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हम जो है इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिखेंगे? ओके, सर आपका कहना है कि सर सी जो है आपने प्रोडक्ट को ही लिखा, तो आप इसको जस्ट इसको इधर भी ले आइए। ठीक है, ओके, आपकी इच्छा हो तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो निकाल रहे के बी और के एफ का, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जो है आपके लिए वैसे भी निकाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो ऊपर होता है वो प्रोडक्ट होता है, नीचे जो होता है वो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमें लिखना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये जब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो ये जो हम लोग क्या कर देते हैं, आर एफ इक्वल टू आर बी, और यहां से सॉल्व करते हैं तो के एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के बी, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाती है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम या के, और बाद में हम जो है क्या कर सकते हैं, के जो है लिख सकते हैं, और के की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, के एफ डिवाइडेड बाई के बी। यहाँ पे तीन बातें आपको याद रखनी, कौन कौन सी? एक तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखना कहूं, तो आप कहोगे कि सर ऊपर में प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ओके, अगर मैं कहूं कि दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कभी लिखने का मौका मिलेगा, जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं, तो आपको समझ में आएगा। वही कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। ठीक है, ओके, और के बी जो है क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं के ई की बात करूं तो के ई क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे कि किसी का भी रिएक्शन लिखेंगे, जैसे अच्छा यहां पे ध्यान रखना, के इक्विलिब्रियम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है केसी, दूसरे का नाम होता है केपी। जो केसी लिखा जाता है ना, वो मोल बाय वॉल्यूम, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा जाता है। नीचे लिख देता हूं, ये चीज यहां भी लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो एन बाई बी है, तो इसका मतलब है कि जो केसी होगा ना, वो कंसंट्रेशन के टर्म में होगा, और कंसंट्रेशन जो निकालिएगा तो हमेशा याद रखना लिक्विड या गैस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए तो हम लोग जो है उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, नहीं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? यस। ओके, अच्छा, जो केपी होता है ना, वो प्रेशर के लिए निकाला जाता है। जो केपी है वो किसके लिए निकाला जाएगा, प्रेशर के लिए। ओके, अगर जब प्रेशर के लिए निकाला जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा, और यहां पे ओनली क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। यहां पे लिक्विड गैस होना चाहिए। सॉलिड के लिए तो ऑलवेज हमने बता दिया है कि शुरू में ही उसका एक्टिव मास कितना ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, मुझे केसी और केपी दोनों लिखना है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास यहाँ पे कोई एक इक्वेशन है, तो अगर आपके पास यहां इन्होंने कोई चीज नहीं दिया है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तब तो आपने सारा का सारा वैसे लिख दिया। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मोलारिटी ले रहे हैं
वो क्या ले रहे हैं, N/V, और जबकि गैस में क्या ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो आप इसको बनाइए। मैंने आपके सामने लिखा कि मेरे पास क्या है, कोई A+3B = 2C+D। मैंने कहा कि इसका Kp एंड Kc लिखे। मैंने अभी कुछ नहीं लिखा कि सॉलिड लिक्विड गैस है क्या है, बस आपको दो बातें याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, कि सॉलिड का हाल ऑलवेज जो है हमें क्या लेना है, यूनिटी लेना है, एक्टिव मास। और प्योर लिक्विड का समटाइम्स जब आपके सामने प्योर लिक्विड की बात करें, जब उसके सामने कोई और लिक्विड ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे 1 ले लेंगे। और गैस के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है Kp निकालते हैं। और जो कंसंट्रेशन के लिए जो है वहां पे क्या होना चाहिए, गैस एंड लिक्विड दोनों होना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, अब अगर मैं यहां से Kc लिखूं तो Kc क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन। वेरी गुड, तो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में C, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2, कंसंट्रेशन ऑफ D, और यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 ही लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? कैसे पता चले अभी कंसंट्रेशन निकालनी है कैसे? ये दिया हुआ है ना। अच्छा, ये कह रहे हो कि इसका ये आपको गिवन होगा, या तो इसका मोल दिया रहेगा या इसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा। अब उसकी चिंता नहीं करो, अभी आप पहले Kc एंड Kp का फॉर्मूला लिखना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, कराते आज ही क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया। अब मैं Kp लिखूं तो Kp में क्या हो जाता है, प्रेशर के टर्म में, तो यहाँ पे Pc कितना हो जाएगा, 2, और D⁻Pc का क्या हो जाएगा, 1। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं नीचे में, A, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, B⁻3। ओके, तो इस प्रकार से अगर जो कंसंट्रेशन वाला टर्म लिखना है तो सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो। और प्रेशर वाले के लिए जो है ये जो वैल्यू हो जाएगा Kc एंड Kp के लिए। अच्छा, Kc की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ Kc, यूनिट ऑफ Kc क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है तो यानी कि मोल पर लीटर। अब इसी को आप डेल्टा Ng, यहाँ पे जो है जितना पावर होगा, नीचे में जितना पावर होगा उसको माइनस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले को लिख देंगे हमेशा मोल पर लीटर आएगा, नहीं, वो चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे सामने कितना है, ऊपर में 2 + 3 माइनस, नीचे में कितना है 3 1 + 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर, और क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीटर पर मोल। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास किस टाइप का पावर है, पावर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊपर में 3 पावर है, नीचे में 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ATM इनवर्स हो जाएगा। हाँ जी वरुण बोलिए। तो जैसे Kc की सिर्फ पावर था माइनस हो जाएगी ये, जितना ऊपर में पावर था, क्योंकि यूनिट बताना है ना। अब ये देखो, मोल लीटर का स्क्वायर होता, ये मोल लीटर होता तो टोटल पावर कितना हो जाता, 3 हो जाता। और नीचे में कितना है, 1 है, और ये कितना है 3, 4 हो गया, तो 3 - 4 तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस हो गया तो क्या हो गया, इसको रिवर्स उल्टा कर देंगे तो लीटर पर मोल आ जाएगा। जबकि पहले हमने क्या, हाँ सर अगर ऊपर 4 दिया हो सर, नीचे दिया तो कैसे करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हो कि सर आप ना एक इक्वेशन ले लो, A + 3B = 2C + 4D। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ऊपर में पावर कितना है, 4 2 6, नीचे में पावर कितना है, 4, तो ओवरऑल कितना पावर हो जाता है, 2, यानी कि क्या हो जाता है, मोल लीटर का स्क्वायर हो जाता है। क्या समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग क्या बोले सर, अपूर्वा? सब क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट्स वेरी कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, वही चीज मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ कि यूनिट जो है ना उस समय क्वेश्चन के अनुसार से क्या करेगा, वेरी करते चले जाएगा। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन टर्म पे। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, चेंज करेगा।
तो इसीलिए जो है इसकी वैल्यू जो यूनिट है वो क्या करती चली जाती है, चेंज करती चली जाती है। ओके, आपको पता है कि केसी एंड केपी का जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है। तो केपी इक्वल टू केसी आर टी डिवाइड इंटू डेल्टा पावर जो है डेल्टा एनजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिराइव भी करके दे दिया है, मैं आपको डिराइव करूंगा तो मेरे पास समय है नहीं, तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि केपी इक्वल टू केसी डिवाइडेड बाय इंटू क्या हो जाएगा, आर टी टू द पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। ये डेल्टा एन जी मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था कि ये कैसा लेना है, डेल्टा एन जी गैसियस के लिए लेना है। यहाँ जब भी लेंगे डेल्टा एन जी वो किसके लिए लेंगे, गैसियस के लिए। ओके, और आपको पता है कि डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो इस चीज को जरूर याद रखना कि जब भी आपको लेना होगा तो आप क्या लेंगे, डेल्टा एन जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनपी माइनस एन आर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कब डेल्टा एन जी जो है जीरो आएगा, कब जो है पॉजिटिव आएगा। अगर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जीरो आ जाएगा तो वहां पे जो है क्या सेम आ जाएगा, तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, मैंने क्या कहा कि केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है केसी इंटू आर टी, ठीक है। तो केपी इक्वल टू क्या हो गया, केसी आर टी हाँ डेल्टा जी, वेरी गुड, आर टी इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। ओके, अब आपको पता है कि डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर NP माइनस N। एनपी माइनस एन आर, यही तो होगा डेल्टा एन जी। ओके, अगर जो एनपी जो है डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, एनपी माइनस एन आर, तो एनपी कितना है 2 मोल, और यहाँ पे कितना मोल है 1 कितना हो जाएगा 2, तो ओवरऑल कितना हो गया 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू केसी, यानी कि जितना जो है केपी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे मैं लिखूं कि केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इंटू आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। ओके, अब यहां पे मुझे बताइए कि केसी जो होगा आर टी, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 2 और रिएक्टेंट कितना है 4, यानी कि डेल्टा एन जी एनपी माइनस एन आर, तो एनपी जो है वो कितना हो जाएगा 2 और एन आर कितना हो जाएगा 3 प्लस, ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ गैसेस का, यहाँ मैंने सारे गैसेस दिए, अगर यहाँ सॉलिड लिक्विड होता तो नहीं लेते, इस चीज को ध्यान रखना। तो 4, तो ये कितना हो जाएगा -2, इसका मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ जी बोलिए वरुण। सर अगर सॉलिड में होगा तो कैसे होगा सर? तब तो वहां पे क्या ले लेना है, कुछ भी नहीं लेना, उसको छोड़ देना है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का एंड रिएक्टेंट का जो लेते हैं, वो भी कौन से स्टेट का, गैसेस स्टेट का, ठीक है। अच्छा, आज मैं यहीं पे रखता हूँ, कल जो हम जब सैटरडे की क्लास होगी तो हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है आज नहीं बता पाया, ठीक है।